जी, अस्सलाम वालेकुम students, today we are going to talk about the lecture number 3 of economic issues of Pakistan. लास्ट टाइम हमने बात की थी पाकिस्तान की बोरोइंग के बारे में कि पाकिस्तान ने इंटरनल बोरोइंग कैसे की। आज हमने देखने लगे हैं एक्सटर्नल बोरोइंग कि जब एक कंट्री डिफॉल्ट हो जाता है, जब एक कंट्री बैंकरप्ट होता है, तो एक्सटर्नल बोरोइंग की तरफ वो कैसे रिजॉर्ट करता है। एक्सटर्नल बोरिंग से मुराद इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जितनी भी इकोनॉमिक एजेंसीज हैं जो एक स्टेट को सपोर्ट कर सकती हैं, एक स्टेट को लोन आउट कर सकती हैं, एक स्टेट को क्रेडिट दे सकती हैं, डेट दे सकती हैं। तो रीजनल और ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं एजेंसीज को तो हमें 3 नज़र आती हैं। एक है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल लेवल पे, एक है हमारे पास वर्ल्ड बैंक और एक है हमारे पास IMF। लेट्स डिस्कस फर्स्ट दीज टू, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। अब ADB और वर्ल्ड बैंक ये क्रेडिट तो देते हैं लेकिन ये किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। आप उनके पास कोई प्रोजेक्ट ले जाएं, कोई सोशल लेवल पे, कोई हेल्थ सेक्टर पे, कोई रोड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाना है, कोई डैम्स बनाने हैं, कोई आपने एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करना है, कोई प्रोजेक्ट जो आप हेल्थ सेक्टर, सोशल सेक्टर पे बनाना चाहेंगे, वो प्रोजेक्ट तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है, लेकिन कभी भी आपको हार्ड कैश नहीं देते। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत ज़्यादा जो है वो डैम्स को फाइनेंस किया है इजिप्ट के अंदर, इस तरह पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन लिए हैं ताकि अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। गाहे बगाहे पाकिस्तान इनसे पैसे लेता रहता है, लेकिन ये फंडिंग करते हैं कोई प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। कोई आप इनके पास प्रोजेक्ट लेके जाएं कि हम अपने हेल्थ सेक्टर पे, सोशल सेक्टर पे ये काम करना चाह रहे हैं, ये उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखेंगे। अगर फिजिबिलिटी मैक्सिमम होगी तो ये आपको उस प्रोजेक्ट के मुताबिक फंड करेंगे और आप वो प्रोजेक्ट चलाएंगे। बट हमें तो ज़रूरत थी डॉलर्स की, हमें कोई प्रोजेक्ट्स की उसको ज़रूरत नहीं थी, प्रोजेक्ट्स तो हमने बाद में बनाने शुरू किए। हमें ज़रूरत थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर डॉलर्स नहीं मौजूद हैं। तो कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भरपाई एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक नहीं करता। वो आपके प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा लेकिन आपको इस तरह के पैसे नहीं देगा कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को चला सकें। तो थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन कि जिसकी तरफ हमें मजबूरन जाना पड़ा, दैट इज़ IMF। बिकॉज हमने इंटरनल बोरिंग को देखा, वो हमारे फिजिबल नहीं थी। एक्सटर्नल बोरिंग को देखा, उस वक्त वो हमें रिक्वायर्ड नहीं थी फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। So we had to move to IMF, International Monetary Fund, and that is where the IMF gets connected in the equation. और यहाँ पे पाकिस्तान IMF की तरफ चला गया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है IMF की। IMF की इस दुनिया में क्या स्ट्रक्चरल रेलिवेंस है, इस दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है, IMF की कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस का पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बिकॉज एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ IMF इज़ इम्पॉसिबल। सो अब हम थोड़ा सा IMF के स्ट्रक्चर को और इसकी कंडीशंस को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम IMF की बात करें तो IMF बना 1945 में अंडर द फॉल ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। 1945 में IMF बन रहा है और पाकिस्तान पहली बार IMF की तरफ गया। जो हमें स्टैट्स बताते हैं कि 11 जुलाई 1950 को पाकिस्तान IMF की तरफ गया, 1958 को पाकिस्तान पहली बार IMF की तरफ गया, 1958। एंड फ्रॉम 1958 टू 2019 हम IMF की तरफ 23 बार जा चुके हैं। इट वॉज जब व्हेन वी वेंट बैक टू IMF इन 2019, जो कि हम गए 3 जुलाई 2019 को, ये हम 23वीं बार IMF की तरफ गए हैं। अब 23 टाइम्स हम IMF की तरफ गए, उसकी कंडीशंस ली, उसका डेट लिया
اور اس طرح ہم گریجولی ڈیٹ کے برڈن کے اندر دبتے چلے گئے، اور جس کی آج ہم صرف ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں، ڈیٹ ری پے نہیں کر پا رہے، اور بہت سارا ڈیٹ پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف کی دنیا میں ریلیونس کیا ہے؟ کیوں آئی ایم ایف بنایا گیا؟ آئی ایم ایف یہ اس پوری دنیا میں جتنی بھی ایجنسیز موجود ہیں کریڈٹ کرنے کے لیے، لون کرنے کے لیے، ان کا پرائم مقصد کیپٹلزم کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کسی بھی ایجنسی کا مقصد کسی بھی اسٹیٹ کی اکانومی کو مضبوط کرنا ہو سکتا ہے، دیٹ از سیکنڈری پرپس، لیکن پرائمری پرپس ہے ان کا یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹک سسٹم جو سسٹین کر رہا ہے لبرل ٹریڈ آرڈر پہ، گلوبل ٹریڈ آرڈر پہ، گلوبل لبرلزم پہ، یہ سسٹین کرتا رہے تاکہ کیپٹلزم چلتی رہے اور کیپٹلسٹک اکانومیز اسٹرانگ ہوتی رہے۔ تو یہ ساری وہ جو ہوئی تھی کولڈ وار 1989 میں، 1991 میں آ کے جو ختم ہوئی، دا وار بٹوین کیپٹلزم اینڈ کمیونزم، تو کیپٹلزم جیت گیا۔ تو کیپٹلزم نے خود کو سسٹین کرانے کے لیے ایسے ادارے بنا دیے کہ جو کیپٹلزم کو پروموٹ کرتے رہیں، اور انہی بریڈ میں سے ایک ادارہ ہے آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف کا بیسک پرپس اس گلوبل ٹریڈ آرڈر کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس گلوبل ٹریڈ آرڈر کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے، اس وقت پوری دنیا آپس میں ایک ٹریڈ کے سرکل میں کنیکٹڈ ہے۔ پوری دنیا ایک ٹریڈ کے سرکل میں اس وقت کنیکٹڈ ہے، کوئی امپورٹ کر رہا ہے، کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اسی ٹریڈ سرکل میں پاکستان بھی موجود ہے، اور اسی ٹریڈ سرکل میں یو ایس اے بھی موجود ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ اگر اب پاکستان بہت ساری چیزیں یو ایس اے سے امپورٹ کرتا ہے، چائنا سے امپورٹ کرتا ہے، فلانی اسٹیٹ سے امپورٹ کرتا ہے، یو ایس اے سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے۔ اب اگر پاکستان ہو جاتا ہے بینکرپٹ، اٹ مینس کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے امپورٹ کرنے کے لیے، اور ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس وقت دیٹ از یو ایس اے۔ اگر پاکستان امپورٹ نہیں کر سک پا رہا یو ایس اے سے، تو پاکستان کو تو نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اگر ہم کئی اسینشیل چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتے، لائک میڈیسنز ہو گئے، لائک ہمارے کئی لگژری آئٹمز ہو گئے، لائک ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ہماری عوام ایڈکٹ ہے، اگر ہم وہ امپورٹ نہیں کریں ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ساتھ یو ایس اے کو بھی کچھ نہ کچھ لاس ہو رہا ہے کہ وہ تمام پروڈکٹس جو یو ایس اے نے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کی مارکیٹ کے لیے، پاکستان کی مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے، پاکستان سینٹرک جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ کر رہا ہے، وہ چیزیں اگر پاکستان نہیں خرید سکتا تو وہ چیزیں یو ایس اے کدھر کرے گا؟ تو وہ چیزیں جو یو ایس اے بنا رہا ہے پاکستان کی مارکیٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے، اگر پاکستان وہ چیز پرچیز نہیں کر سکتا، وہ چیزیں یو ایس کدھر کرے گا؟ اس کے پھر 3 آنسرز ہیں۔ آنسر نمبر 1، یا تو ان چیزوں کی پروڈکشن روک دی جائے۔ آنسر نمبر 2، یا نیو ٹریڈنگ پارٹنر ڈھونڈا جائے۔ آنسر نمبر 3، کہ وہ چیزیں جو ہے وہ پائل اپ ہوتی جائیں۔ اب اس کا پہلا آپشن دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی پروڈکشن کو روک دینا۔ کبھی بھی انڈسٹریلسٹ اپنی پروڈکشن نہیں روکتا، کبھی بھی انڈسٹریلسٹ کی کبھی بھی پریورٹی نہیں ہوتی کہ اپنی وہ پروڈکشن کو روکے۔ تو وہ جو آئٹمس پاکستان کو سیل کر رہا ہے، اگر پاکستان نہیں خرید پا رہا، وہ کبھی بھی ان آئٹمس کی پروڈکشن نہیں روکے گا، کیونکہ اس سے یو ایس اے کی انٹرنل انڈسٹری کو لاس ہوگا۔ اور یہی انڈسٹریلسٹس ہوتے ہیں جو پھر پریشر گروپ کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ ڈگنیٹیز کو فورس کرتے ہیں کہ وہ پالیسی بنائیں تاکہ ان کی انڈسٹریز چلیں۔ ہمیشہ ایک نیگزز رہا ہے بٹوین دا پولیٹیکل ایلیٹ اینڈ اکنامک ایلیٹ۔ اکنامک ایلیٹ جو اکنامک کلاس ہے، وہ پیسہ لگا کے ان کو الیکشنز جتاتے ہیں اور یہ آ کے ان کے انٹرسٹ کو پروکیور کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی جو ٹاپ پہ بیٹھا ہے وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائے گا جس سے انڈسٹریلسٹ کی پروڈکشن کم ہو اور انڈسٹریز اس کی ڈکلائن کا شکار ہوں اور اوور آل اکانومی کو تھوڑا شاک لگے۔ سو چیزوں کو نہ پروڈیوس کرنے والا آپشن نلیفائی ہو گیا۔ آپشن نمبر 2،
नए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढना। अब नए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता कि आपको तमाम सर्कल नया बनाना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान इक्वेशन में से निकल रहा है बैंकक्रप्ट होने की वजह से, नया ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढना है, तो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा सर्वे पूरी दुनिया में कि जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मुताबिक हम बना रहे थे उस तरह की कोई और पॉपुलेशन पूरी दुनिया में ढूंढे ताकि उसको टारगेट किया जाए। एक तो आपको दोबारा सर्वे करना पड़ेगा। दूसरा, आपको तमाम, अगर आप कोई नई पॉपुलेशन ढूंढ भी लेते हैं, नई मार्केट ढूंढ भी लेते हैं, नई मंडी तलाश कर भी लेते हैं, उसके साथ फिर आपको तमाम नेगोशिएशंस न्यू करने पड़ेंगे, तमाम उनके डॉकिंग लॉस, तमाम शिपिंग कॉरपोरेशंस, तमाम कस्टम लॉस, तमाम उनके जो है वो तमाम चीज़ें आपको सारी कार्रवाई न्यू सिरे से करनी पड़ेगी। जो आपके, जिनसे आप बहुत अरसे से ट्रेड कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से, जब आप नया ट्रेडिंग पार्टनर लेके आते हैं तो आपके नए एग्रीमेंट्स होते हैं और एक डेड लॉक्स आ जाता है। और ये एक कम्बरसम प्रोसेस है सिर्फ $6 बिलियन के लिए। $6 बिलियन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अमेरिका के लिए इट इज़ जस्ट लाइक पीनट्स। सिर्फ $6 बिलियन के लिए वो अपना एक ट्रेडिंग पार्टनर खो दे और दूसरा एक अहम एलाई खो दे कि वो एलाई जिसको वो इस्तेमाल करता रहा है पास्ट में भी, अभी भी प्रेजेंट में भी इस्तेमाल करेगा, आगे भी फ्यूचर में उसने इस्तेमाल करना है। वॉर ऑन टेरर में भी इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो सोवियत इन्वेजन में भी इस्तेमाल किया, ऑफ एंड ऑन भी इस्तेमाल करता रहता है, रशिया पे प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करता रहता है। और एक ऐसा एलाई जो कि न्यूक्लियर पावर है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, सिर्फ $6 बिलियन के लिए उसको खो देना, तो ये कोई अच्छी डील नहीं है। थर्ड ऑप्शन, सरप्लस में चली जाएंगी सारी चीज़ें, वो भी कभी वो नहीं करेंगे कि चीज़ें सरप्लस में चलती जाएं, ऊपर वो स्टॉक मार्केट पाइल हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है और ग्रेट डिप्रेशन जैसी कंडीशन दोबारा बन जाए। सो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि यार $6 बिलियन पाकिस्तान को दे दो IMF के ज़रिए, पाकिस्तान भी खुश, हम भी खुश। तो $6 बिलियन IMF के ज़रिए पाकिस्तान को दे दो। इन $6 बिलियन के ज़रिए IMF के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल भी करो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करो, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को भी कंट्रोल करो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करो, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर भी इंटरवीन करो, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के अंदर भी इंटरवीन करो और पाकिस्तान के ऊपर ये कंपल्शन भी लगा दो कि IMF का पैसा चाइना के साथ ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कितना वाज़ेह मैसेज उन्होंने दिया कि पैसा हमने IMF से लिया लेकिन कह हमें USA रहा है कि पाकिस्तान का जो अमेरिका का पैसा है, IMF का पैसा चाइना के साथ ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सो टेक्निकली तो हमने IMF से पैसा लिया, वाई USA इज सेइंग, इट मीन्स कि इन चीज़ों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। अब $6 बिलियन दे के इतनी चीज़ें कंट्रोल करना, और सबसे बड़ी बात अपने इस ग्लोबल सर्कल को, ट्रेड सर्कल को ख़राब ना कर, ये है प्राइम मोटिव ऑफ IMF कि ग्लोबल ट्रेड सर्कल भी ना ख़राब हो, इसकी पीछे कंडीशंस के ज़रिए इकोनॉमीज़ को कंट्रोल भी किया जाए। अब हमारा जो नेक्स्ट जिस पे हम बात करेंगे वो होगा IMF की कंडीशंस। IMF की क्या प्रोग्राम्स हैं, किस कंट्री के लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं, पाकिस्तान ने कौन सा प्रोग्राम सब्सक्राइब किया, उस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को क्या कंडीशंस मिली और उन कंडीशंस का पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट हमारे लेक्चर का जो फोकस होगा वो ये चीज़ें होंगी कि हम एनालाइज करेंगे IMF का इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।